हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम 10th क्लास चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के अंदर मैं पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ से चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम 2 केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके थे, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक और उसके टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक आज हम करने के बाद इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और बचे हुए जो टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को करके कंप्लीट कर देंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है हम उसकी मेटल की रिएक्शन अगर मान लो किसी सॉल्ट से कराता है जिसके अंदर कोई मेटल है, तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? लेस रिएक्टिव मेटल उस सॉल्ट वाले मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, किससे ज़्यादा किससे कम है? तो यहाँ पर मैंने इसको आसान करने के लिए यहाँ पर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बना दी है जो कि हम चैप्टर 3 में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहीं पर बना दी ताकि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से कर सके। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसके नीचे प्लेटिनम भी होता है, खैर उसकी बात बाद में करेंगे हम। अब यहाँ पे जो पोटेशियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इससे कम सोडियम है, इससे कम कैल्शियम, इससे कम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे करते करते ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो यहाँ पे हम देख के पता लगा सकते हैं कि अगर रिएक्शन यहाँ पे होगी कि नहीं होगी। अच्छा, तो एक जैसे मैं समझाने की कोशिश को, मान लो हमारे पास एक मेटल है और BC एक सॉल्ट है, तो यहाँ पर ये एक मेटल सॉल्ट है और ये एक मेटल है। ए यहाँ पे एक मेटल है, BC यहाँ पे एक मेटल सॉल्ट है जिसके अंदर A एक मेटल है और B भी एक मेटल है। तो अगर A ज़्यादा रिएक्टिव होगा B से इफ़, तो रिएक्शन होगी और रिएक्शन होगी तो A क्या करेगा? B को डिस्प्लेस कर देगा और ये क्या बन जाएगा? AC + B अलग हो जाएगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट है, इसका कलर ब्लू होता है। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने एक आयरन नेल रख दी, लोहे की कील, ये Fe है। अब हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ना, उसका कलर चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया और वो सॉल्यूशन का कलर हो गया ग्रीन। और जो यहाँ पे आयरन की जो नेल थी, आयरन की जो नेल थी, इसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। ये बेसिकली जो ब्राउन कलर होता है ये कॉपर होता है। ये जो ब्राउन कलर डिपॉजिट हुआ है क्या है? कॉपर है। और ये ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन ये बन जाता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या करा? मोर रिएक्टिव, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए इसने क्या कर दिया? इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है देखते हैं यहाँ पर कि हमने फेरस को डिप किया था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कि एक ब्लू कलर का था। ये हमारा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे एक रिएक्शन हो गई, ये बन गया FeSO4 और ये हमारा बन गया फेरस सल्फेट। ये ग्रीन कलर का होता है और कॉपर अलग हो गया। तो हमने क्या देखा? फेरस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, फेरस ये रहा और कॉपर ये रहा। तो फेरस ज़्यादा रिएक्टिव है तो फेरस ने क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिली। और हमें एक चीज़ देखने को मिली, जो सोल्यूशन जो ग्रीन ब्लू कलर का था वो कैसा हो गया? ग्रीन कलर का। इसके अलावा और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब की बार मान लेते हैं हमने जिंक मेटल लिया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन के अंदर इसको डिप करा, ब्लू कलर का ही होगा ये, अभी जैसा कि हमने देखा।
अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसका कलर ना कलरलेस हो जाता है। अच्छा पहले देखते हैं रिएक्शन होगी जिंक और कॉपर। जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये पता क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर बाहर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी यहाँ पे। अच्छा ये ब्लू से इसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कलर ब्लू था वो कैसा हो चुका है, कलरलेस हो चुका है। तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। अच्छा एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास लेड है Pb, इसकी रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से करा देते हैं CuCl2, एक्वस सोल्यूशन है। इसका जो कलर होता है ये होता है लाइट ब्लू। यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका जो कलर है ना, अच्छा Pb और कॉपर, ये कॉपर है Pb है, ये रहा हमारा Pb और ये रहा कॉपर, तो ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा हमारा PbCl2 और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ये सॉलिड है, ये कॉपर हो गया, ये एक्वस फॉर्म में होगा। और इसका जो कलर होता है ये वाइट होता है, या कहीं कहीं भी आप कलरलेस लिख लो, कलरलेस। एक रिएक्शन और देखते हैं लास्ट, कि मान लेते हैं हमारे पास जिंक मेटल है और इसको हमने हाइड्रोक्लोरिक गैस के अंदर डाल दिया। तो देखो जिंक और हाइड्रोजन, जिंक ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड। क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस, और यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको हम बैलेंस करेंगे तो दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन और जिंक एक पैकेट। अच्छा ये कलरलेस होता है, और ये भी कलरलेस ही होगा। इसको हम पढ़ते हैं जिंक क्लोराइड, इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हमारा, इसको हम पढ़ते हैं कॉपर क्लोराइड, और ये हमारा, इसको हम पढ़ते हैं लेड क्लोराइड। अच्छा ये तो था कि ये वाले मेटल ज़्यादा रिएक्टिव थे इस वाले से, ये मेटल इससे, इस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव, ये मेटल इससे, या फिर ये वाला मेटल हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा क्या होगा कि अगर ये वाला जो एलिमेंट है ये लेस रिएक्टिव, जैसे मान लेते हैं कि मैंने क्या करा कि कॉपर को मैंने फेरस सल्फेट में डाल दिया। तो अब देखो कॉपर और फेरस, कॉपर ये रहा, फेरस ये रहा, तो क्या कॉपर फेरस को डिस्प्लेस कर पाएगा, फेरस की रिएक्टिविटी कम है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इसलिए नो रिएक्शन, हमें नो चेंज, इसका जो ग्रीन कलर होगा ये ग्रीन ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन। तो ये तो था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट्स होंगे ना उनके आयंस क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। रिएक्टेंट इज नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो भी रिएक्टेंट होंगे उनके जो आयंस होंगे वो एक्सचेंज होंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सॉल्ट है AB और एक सॉल्ट है CD, ये दो आयन से मिलकर बना है, ये भी दो आयन से मिलकर बना है। तो क्या होगा कि ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे और ये दोनों भी ब्रेक हो जाएंगे। तो A क्या करेगा, D के साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा AD, और B किसके साथ, C के साथ, और ये बन जाएगा BC। तो हमने क्या देखा, एक रिएक्टेंट का आयन दूसरे रिएक्टेंट के आयन के साथ क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एक जैसे मान लेते हैं हमारे पास है बेरियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4। ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। हम क्या देखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर है BaCl2 और इसके अंदर हमने क्या करा, ये हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, Na2SO सोडियम सल्फेट मिला दिया। हम क्या देखेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलाया तो इसके अंदर रिएक्शन होने के बाद इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पे सॉलिड सा डिपॉजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे बनता क्या, पहले तो एक चीज़ देखते हैं कि बनेगा बेरियम सल्फेट
BaSO4 प्लस NaCl। Na ये एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये जो सॉलिड है ना नीचे जो डिपॉजिट हुआ, ये है बेरियम सल्फेट BaSO4, और ये जो NaCl है ये NaCl है, NaCl एक्वस, ठीक है। तो इस यहाँ पे इस तरह की रिएक्शन हम इस जो भी इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट आया उसको हम कितना भी डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो बेरियम सल्फेट है ये कभी भी इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। पहले एक बार पूरी तरह थ्रू आउट द मिक्स होगा, फिर वापस सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा, ये हुआ कैसे? जैसे मान लो बेरियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड जो है ये अपने आयंस में ऐसे टूटेगा, Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और सोडियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा? NaSO4 Na2SO4, ये ऐसे टूटेगा, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ठीक। ये इस तरह से ब्रेक हुआ और ये इस तरह से ब्रेक हुआ। तो ये वाला पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपस में कंबाइन होंगे। कैसे? बेरियम की वैलेंसी कितनी है? 2, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2, है ना। जितना चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा Ba, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो लिखते नहीं, तो BaSO4 बन जाएगा, ये बन गया BaSO4। सेम यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी -+1 है तो 1 हो जाएगी, सॉरी वो चार्ज है उसके ऊपर तो 1 वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 और 1 भी नहीं लिखते तो ये बन जाता है NaCl, और ये बन गया, ये एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, इसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट वन कहते हैं इसको, और इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये आप लिखिए, इसके अलावा और 1-2 एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट। तो बेरियम क्लोराइड कैसे टूटेगा? अभी हमने देखा था Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए 2 पॉजिटिव। ये टूटेगा Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो बेरियम की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो ये बन जाएगा हमारा BaNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, इसीलिए BaNO3 बना, प्लस Ag की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1, तो ये बन जाएगा हमारा AgCl। ये हमारा सॉलिड होगा और ये हमारा एक्वस होगा। अगला एग्जांपल है जिंक सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड, तो जिंक ZnCl2 क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? BaSO4। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं ये Zn की वैलेंसी, Zn के ऊपर जो चार्ज आएगा Zn2 पॉजिटिव और ये SO4 2 नेगेटिव। अच्छा, ये भी क्या बन जाएगा? Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं इसीलिए, ठीक है। अच्छा, तो Zn और क्लोरीन, तो ये बन गया ZnCl2। अगर मैं सल्फेट और बेरियम, तो बेरियम सल्फेट जो होगा ये हमारा सॉलिड होगा और ये हमारा एक्वस होगा, ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा। ये बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट, और ये हमारा है जिंक क्लोराइड, ठीक है। क्या है हमारा? जिंक क्लोराइड। बाकी ये है बेरियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, समझ में आता है। अब जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, तो ये बन जाएगा, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है इसलिए Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट की ये हो गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, AgCl, ये हमारा सॉलिड होगा। और ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, दोनों की वैलेंसी 1 है तो इसलिए क्या बन जाएगा? NaNO3, ये है हमारा एक्वस। ये इसे हम पढ़ेंगे सोडियम नाइट्रेट। ये हमारा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। सेम सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, जहाँ भी NO3 होगा उसे नाइट्रेट पढ़ेंगे। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल किसके? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर कुछ सॉलिड प्रोडक्ट भी बन रहा है जो इनसॉल्युबल होता है, और इसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट बनने की वजह से ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये आप लिख लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या कह रहे थे? प्रेसिपिटेट कह रहे थे। मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कौन सी होती है? दोज रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको हम प्रेसिपिटेट कह रहे हैं, इज फॉर्म्ड आर नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो ये तो थे हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके कुछ हमने एग्जांपल्स देखे। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस खत्म होती है, लेकिन इसके बाद एक चीज़ और रहती है, रेडॉक्स रिएक्शन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोरोजन और रेसिडिटी, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।